नमस्कार आप सबको। बहुत स्वागत है। तो पहले मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाई। पहला वीडियो में मैंने इस नागरंथ सीरीज़ के बारे में एक कंप्लीट ओवरऑल बात की थी, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ एनालिसिस ओवरऑल। और दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें नागरंथ की पहली पार्ट आदि पर्व के बारे में पूरा एनालिसिस किया था। वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। कहानी पढ़ने के बाद एक दूसरे की का नज़रिया सुनने में बहुत मज़ा आता है, तो आपको अच्छा लगेगा, आप ज़रूर देखें। और अब मैं आज दूसरी कहानी के बारे में बात करूँगा, वो है नाग पर्व के बारे में, दूसरे पार्ट के बारे में। तो ये वाला वीडियो मेरा नाग पर्व से पूरा डेडिकेटेड वीडियो होगा। तो इसका हम देख सकते हैं कि इसका कवर पेज बहुत शानदार है, हेमंत कुमार के द्वारा बनाया गया, और जगदीश कुमार और विनोद कुमार की इंकिंग है इस सीरीज़ में। और यहाँ पीछे आप कोबी को देख सकते हैं, क्रोध केतु कोबी। यहाँ एंथोनी भी नज़र आ रहा है, और ये ध्रुव छोटा सा, क्योंकि कम एज का ध्रुव से स्टार्ट की गई है वापस नरक नाशक के यूनिवर्स में। ध्रुव शो स्टॉपर ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और चलो, यहाँ पे तोशी भी हमें दिखता है, और ये कैरेक्टर जो है वो राजनाग है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले एक महादेव का एक बहुत ही प्यारा पिक हमारे सामने आता है, और वहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पे गंगा माता, ये काशी के तट के बारे में बताया गया है। और मैंने इस सीरीज़ में नितिन मिश्रा सर ने बहुत सारे जगह पे एक वाराणसी का जिक्र किया है, तो क्योंकि वहाँ से स्टोरी का ताना बाना वहीं से बुना गया है, ऐसा है। तो प्रेजेंट टाइम में आते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रणाम वगैरह जो भी सब लोग अपना कर रहे हैं। और नागराज और डोगा से स्टार्ट होता है, जहाँ पिछली कहानी हुई थी वहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वाराणसी खतरे में है। यहाँ पे गंगा माता एक प्रचंड रूप में आ चुकी है, और नागराज उसको अपने सर्प का पूरा एक तरह से बांध बनाता है, और उससे पूरी रोकने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ही आइकॉनिक सीन है, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि किसी भी समुद्र के पानी को अपने सांपों से पूरी तरीके से रोकना, ओ गॉड, अगर ये फ़िल्म बनती है कभी इस पे, तो ये बहुत आइकॉनिक सीन लगेगा। आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो उसके बाद ये आगे बढ़ता है, कहानी आगे बढ़ती है, और हम डोगा को देखते हैं कि ये कुछ सूंघता है, और इसको कुछ इनके वफादार डॉगी इनको कुछ बताते हैं, और ये आगे जाता है उनके उनके मतलब उनको जो बताते हैं वहाँ पे वो जाता है। और यहाँ पे पता चलता है कि वहाँ जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, कि ये हिंदू और मुस्लिम की का 2 धर्मों के बीच में कहें तो बेटर है लड़ाई कुछ होने वाली रहती है, असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ रची रचाई। उसको एक पंडित और एक छोटा सा मुस्लिम समुदाय के बच्चा, ये दोनों मिलके रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग सब मिलके इसको ही मारने लगते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह यहाँ पे वही सीन है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट किया जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि डोगा ना उसको मिलता है, किसी को पनडुब्बी बाबा नाम के करके हैं, तो ये उनसे मिलता है, ठीक है। और इनका नाम पनडुब्बी बाबा है क्योंकि इनके पास एक सबमरीन है शायद, वो उसी को डोगा ढूंढने के लिए जाता है। और जब जाता है तो ये कोई डिसेप्टर की लोकेशन का पता लगाने के लिए डोगा ये वहाँ उस सबमरीन को ढूंढना चाहता है। और डिसेप्टर का लोकेशन जो है सो उसको पता चल जाता है उससे। फिर नागराज को यहाँ दिखाता है कि नागराज पूरी कोशिश करता है रोकने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा वेग हो जाता है तो वो रोक नहीं पाता। और फिर ये लोग जाते हैं इस समुद्र के पास। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में, कि ये डिसेप्टर जो है, मतलब यहाँ पे ये एक कुछ पनडुब्बी जैसा है, इसी के अंदर से कुछ हो रही, इसी को नहीं, इसको नष्ट करने से नॉर्मल सारी चीज़ें होती। तो जब डोगा जाता है तो इतना दबाव होता है पानी का और उसका कंपन की वजह से कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो नागराज उसको सर्प से वापस ऊपर कर देता है, क्योंकि बेहोश हो जाता है। और नागराज जाता है तो उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। और ये बहुत सुंदर सा सीन, एक समझो कि अब तो जैसे अवतार जो नई आई है अवतार 2, उसमें जैसा सीन है ना, पानी के जैसा सीन, वैसा कुछ नज़र आता है, एकदम खूबसूरत लगता है। तो नागराज भी यहाँ पे हिम्मत हारने वाला होता है,
क्योंकि नागराज सांस नहीं ले सकता पानी में, आप सब जानते हैं। उसकी हालत ख़राब होती रहती है और दबाव भी होता है उस पर उसको गुरु गोरखनाथ आके उसको हौसला देते हैं और नागराज को बोलते हैं कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तो शक्ति का एक पहचानने के लिए अब यहाँ पे जो सीन आता है ना, ये प्रणाम करते और ये हमें ना याद दिलाती है शक्तिमान में ऐसे ही बैठ के जब शक्तिमान बैठ के अपनी इंद्रियों को जगाता है, कहा जाता है, तो उसके पास बहुत ताकत होती है। तो वैसा ही कुछ हो जाता है और इससे नागराज एक अजीब तरह के भयानक सांप के रूप में आ जाता है, मतलब जो विकराल जैसा रूप होता है ना, वैसा आ जाता है। ठीक है, कुंडली को जागृत करके नागराज अपना विराट रूप प्राप्त कर चुका था, ऐसा कर जाता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो अपने विकराल रूप से ना आके और वो जो पनडुब्बी होती है उसको तोड़ देता है, पूरा पकड़ के, कुंडली में पकड़ के। ठीक है, तो उसके बाद अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमको नज़र आता है तोशी, हमें नज़र आती है विशर्पी। ठीक है, और नागराज की को ना ये ख्याल, मतलब उसके दिमागों में ऐसा चलता रहता है, उसको कुछ होता है ना कि पुरानी क्या कहते हैं, पूर्व जन्म की चीज़ें उसको याद आती है। तो वैसा ही कुछ इसके साथ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैसा ही नागराज, जो नरकनाशक नागराज है, वो सोचता रहता है, उसके दिमाग में ये चित्र चलती है पानी के अंदर की तोसी उसको कुछ कह रहा है कि विसर्पी ये मेरी है सिर्फ। और यहाँ पे नागराज का एक अलग रूप हमें नज़र आता है। अब इस रूप के बारे में मैं डिटेल से बात करता हूँ। ये इसको यहाँ पे इसको राजनाग कहा गया है। अब राजनाग जो है वो एक अलग ही कहानी है पूरी। ये सबसे पहले बता दूं कि नरकनाशक नागराज का ही पूर्व जन्म है। ठीक है, पूर्व जन्म में ये राजनाग था, ये तक्षक जो है उसको भी बोलते थे। तो इसका ये सेना अध्यक्ष था वहाँ का। अब ये जो है आइडिया जो है नितिन मिश्रा सर जो है, ये आइडिया राजनाग को, क्योंकि चाहते थे ना कि जैसे हम जानते हैं कि विश्व रक्षक नागराज का अतीत जो है वो तक्षक नगर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि जब नितिन मिश्रा सर ने जब सोचा कि मैं नरकनाशक नागराज का लिखूंगा, उसका कैसे बैकग्राउंड होगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका ना सिर्फ तक्षक नगर तक इसका लिमिट नहीं रखूँगा, मैं इसको तक्षक नगर से भी पहले लेके जाऊँगा नागराज के अतीत को। तो फिर उनके दिमाग में आया कि हमें एक पूर्व जन्म दिखाना चाहिए जिसमें हम एक राजनाग को दिखाएंगे। और उसी में तोशी भी एक है जिसको हम नागदस्यु तोशी के नाम से जानते हैं, जो कि निगेटिव कैरेक्टर अभी तक तो बताया गया है इस सीरीज़ में जैसा। ठीक है, तो ये तोशी है, नागदस्यु तोशी, और ये राजनाग है। ठीक है, तो इसके सामने ये सीन आता है और इसमें ये दोनों लड़ाई करते रहते हैं और इसको विशर्पी बोलती है रुक जाओ, और फिर लड़ाई वगैरह होता है। और फिर अचानक से इसका तोशी इस पर कोई प्रहार करता है, जिससे ना ये एकदम से, ये जो नागराज होता है ये एकदम बेहोश हो जाता है। मतलब पुराने जन्म के प्रहार उसको जो याद आता है तो इससे पता चलता है कि तोशी को यहाँ पे कितना पावरफुल दिखाया गया है। क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि जो राज कॉमिक्स है वो चाहती है कि हम तोशी को ऐसे कैरेक्टर के रूप में दिखाएं जो नागराज से एक पॉइंट कम ना हो, वो एकदम नागराज के बराबर है। ये चीज़ हम सर्पसत्र सीरीज जो राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से जो आई है उसमें भी हम वो चीज़ देखते हैं कि अनुपम सिन्हा सर भी ये बोलते हैं कि मैं तोशी को नागराज से कम नहीं दिखाऊंगा। हमें पूरा पता चलता है और अनुपम सिन्हा सर ने बोला भी है बहुत बार कि वो उसको बराबर रखना है। इसी तरह नितिन मिश्रा सर और संजय गुप्ता की जो टीम है वो भी पूरी वही कोशिश है उनकी कि हम तोशी और नागराज को एक बराबर रखें, ऐसा नहीं कि किसी को कम या किसी को ज़्यादा रखें। तो यहाँ पे तोशी का वो दिखाया जाता है कितना पावरफुल है। इससे नागराज बेहोश होता है, लेकिन डोगा एक बार नागराज ने डोगा को बेहोश होते हुए और ऊपर बचाया। एक बार डोगा ने नागराज को वापस बेहोश होके बचाया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा दिखता है कि एक सुपर हीरो दूसरे सुपर हीरो को बचा रहा है और उसका वो दूसरा भी उसको बचा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा सीन लगा। और ये राइटिंग का भी एक मतलब एक दिलचस्प चीज़ है कि यहाँ पे अगर सिर्फ नागराज डोगा को सिर्फ वहाँ पे जैसे बचाया था, इस पेज में अगर हम देखें तो नागराज ने डोगा को बचाया था। ठीक है, यहाँ पे
जब वो बेहोश हो गया था तो उसको वहाँ पे लेके गया था, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सिर्फ डोगा को ही नागराज बचाता ना तो डोगा की कहीं इमेज थोड़ी डाउन हो जाती। ऐसा होता है कि नागराज हीरो है, उसने डोगा को बचा लिया, पर यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि भाई डोगा भी कम नहीं है, जब उसको ज़रूरत पड़ी नागराज को तो डोगा ने भी उसको बचाया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक राइटिंग का एक नमूना है जो एक दूसरे सुपर हीरो को कम नहीं करने देते, है ना, दूसरे से। अब यहाँ पे नागराज और ये आते हैं और पूरा सब लोग इनकी शाबाशी देते हैं। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है ना कि भारतीय जो न्यूज़ चैनल जो है, जो हमने आदि पर्व में देखा था कि जिसकी मालकिन जो है वो भारतीय है और वो चाहती है कि नागराज अपना सफ़र कंटिन्यू ना करे। वहाँ पे ये भी बताया गया था कि नागराज जो है वो नागराज और डोगा दोनों को निगेटिव की तरह न्यूज़ चैनल में दिखाती है, उसको हीरो नहीं बनाना चाहती वो, ठीक है। और उसके पीछे उसका पर्सनल रीज़न है, वेदाचार को दिया हुआ आखिरी वचन, ये भी हमें बताया गया था आदि पर्व में। तो यहाँ पे इसकी जो एक कैमरामैन है ना, वो देखिए तेज तर्रार फील्ड रिपोर्टर, युवाओं की आदर्श व प्रेरणा, ठीक है, सारिका बोस यहाँ पे जो है वो अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है। तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आगे पार्ट आएगी ना तो उसमें कुछ क्लैशेस दिखाए जा सकते हैं इसके बीच में, सारिका बोस के बीच में और भारती के बीच में, क्योंकि भारती नहीं चाहती कि पॉजिटिव साइड इनका दिखे, पर ये यहाँ पे इसने तो पॉजिटिव चीज़ें इन दोनों का कैद किया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कन्फ्रंटेशन दिखे या क्या हो आगे, वो तो वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है और यहाँ पे हम देखते हैं इतना प्यारा चेहरा मतलब बनाया गया है, क्या चित्र बनाई गई है, जो मतलब ऐसे ही चित्र ना ये सीरीज को एक ख़ास बना देते हैं। कितना प्यारा नागराज को देख लो, नरक नागराज, और ये नियति है जिसकी डेथ हो गई थी नागराज को बचाते बचाते। इससे पहले जो सीरीज़ आई थी नरक नाशक नागराज उत्पत्ति श्रृंखला, उसमें तो इसको इससे प्यार था नागराज और इनको एक दूसरे से। तो इसको ना यही वाली फीलिंग इसको देख के आती है, जिसको इसने पानी में देखा था विशर्पी जो थी उसको, इसको देख के नागराज को सेम इसके वाली फीलिंग आती है। तो ये कहानी क्या है ये हमें आगे बाद में पता चलेगी, ठीक है। आगे जब जैसे ही होगा नितिन मिश्रा सर और पार्ट्स आएंगे नागराज सीरीज के तो उसमें पता चलेगी। और फिर वापस सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे दो धर्मों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो यहाँ पे लड़ाई वगैरह चल रही थी और यहाँ पे डोगा आता है और इन सबको रोकने की कोशिश करता है कि बच्चे और पंडित, ये दो मेन कैरेक्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं दो धर्म के, जिनको दोनों तरफ के लोग आके मारना चाहते हैं, पर डोगा इनको बचाता है और नागराज भी आता है और नागराज और डोगा आता है। और फिर पता चलता है ना कि इनको ना किसी ने सम्मोहित करके ये चीज़ें करवा रही है, ये अपने होश में नहीं है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये सभी लोग किसी सम्मोहन में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये काल पहेली ने शायद सम्मोहन किया हुआ है, क्योंकि वही उनको भेज रहा था डोगा को पहेली वगैरह, तो हो सकता है, पर ये अभी बताया नहीं गया है ये, पर मुझे लगता है शायद ऐसा ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नागराज यहाँ पे सम्मोहन तोड़ता है इन सबको, ठीक है। और ठीक है, इन्हें हिप्नोटाइज करके सांप्रदायिक रूप से भड़काया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका सम्मोहन नागराज बोलता है मैं तोड़ सकता हूँ, पर इतने सारे लोगों को एक साथ हिप्नोटाइज कैसे किया गया होगा, तो बताता है। अब ये पूछता है डोगा इससे, तो नागराज जो है सो बोलता है कि मन में सोचता है कि मैं तुम्हें समझा सकता डोगा, लेकिन ऐसा करने में तुम्हें इच्छाधारी नावों के अस्तित्व के बारे में बताना पड़ेगा और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता। ये नागराज इसको बोलता है, ये सोचता नहीं है, नागराज ने इसको बोलता है कि भाई इससे इच्छाधारी नावों का जो अस्तित्व है उसके बारे में मुझे बोलना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। तो कुछ प्राइवेसी रखना चाहता है यहाँ पे नरक नाशक नागराज, इससे हमें ये पता चलता है। फिर यहाँ पे सबको मतलब बचा लिए तो ऑब्वियसली जाता है। फिर नागराज इन सबको कुछ समझा वगैरह के आता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि दीवार का नागराज इधर आता है। फिर एक सीन आता है, बहुत अच्छा सीन है, जब प्रोफेसर नागमणि, कौटिल्य नागमणि कहें तो बेहतर है, वो आता है। और वो आते ही फिर सबसे पहले इससे बात करता है और ये गले लगता है, पापा पापा बोलता है। और करने के बाद फिर पता चलता है कि अब ये चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खुलता है जो आदि पर्व कॉमिक्स में इसका पहला पार्ट में था, कि नागराज को नागदंत ने अपने शरीर में कैद कर लिया था। तो यहाँ पे ये चीज़ पता चलता है कि नागराज जो है ना, ये असली वाला ही नागराज है। नागराज ने उल्टा उसको ही अपने
शरीर में कैद कर लिया नागदंत को, और ये बात नागमणि को पता होती है, फिर भी वो उससे मिलने आता है। नागराज उससे पूछता भी है कि आप ये पहले से जानते थे, यहाँ पे देखिए, यानी आप पहले से जानते थे कि मैं नागदंत नहीं हूँ? तो ये बोलता है कि नहीं, उससे जब गले मिला था लैब में आकर, उसी टाइम उसको पता चल गया था कि ये नहीं है। तो ये एक्चुअली अघोरी ने जो वो चिल्लम का धुआं से उसको बेहोश कर दिया था, उसी टाइम नागराज ने कैसे भी नागदंत को कब्जा कर लिया था अपने शरीर में कैद करके, और नागदंत अब इसी के शरीर में है। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें दोबारा नगीना की एंट्री मिलती है। ठीक है, और नगीना कहती है कि तुम्हारा काशी आना भी सफल हो गया है, और जो शिवलिंग को मंदिर तक, सही मंदिर तक पहुंचाना था ना, उसका राह जो है उसको मिल चुका है, यहाँ पे बोलती है। ठीक है, फिर नगीना अघोर के बारे में बात करती, तो अघोर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे हम सबको नज़र आ रहा है। जैसे वो नगीना के साथ बैठ के उसको एंथोनीस के पास बोलता है मिलने के लिए, जाने के लिए, वहाँ से तुमको मिलेगा। और फिर अघोर जो है सो नागराज को भी बचा लेता है नागदंत से, नहीं तो नागदंत उसको शायद कैद कर लेता उस वक्त। तो अघोर एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नज़र आ रहा है मुझे, जो आगे हमें पता चलेगा। उसके बाद ये लोग फिर यहाँ पे बात करते हुए जाते हैं। फिर नागराज इससे बातें करके हाथ वाथ मिल के निकलता है। फिर नगीना इसके पास आती है। अब एक बात पता चलता है कि नगीना जो है ना, यहाँ पे इस नरक नाशक नागराज में, ये अभी तक नागराज की दोस्त है, और हम जानते हैं कि विश्वरक्षक नागराज जो है उसकी एकदम सबसे बड़ी दुश्मन है। तो मुझे लगता है ना कि ये, और यहाँ पे ऐसे बताया गया है ना कि देखो एक तरह से कि ये नागों के सम्राट नागराज के बारे में पता है, तो ये चाहती है ना कि ये ना नाग सम्राट मतलब इसकी वाइफ बन जाए एक तरह से, ताकि राजा नागराज रहे तो रानी ये रहे। होता है ना, एक पावर का कंट्रोल चाहती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका और नागराज का बाद में कन्फ्रंटेशन बहुत तगड़े होने वाला है, या तो इस सीरीज़ में हो या आगे कभी हो, कि नागराज और नगीना आपस में लड़ेंगे। क्योंकि एक तरह से एक ना रोमांटिक एंगल सा ना दिखाया गया है यहाँ पे, जिस तरीके से बात की गई है। ये आपको आगे भी मैं बताऊंगा जब आएगा, तो नगीना आएगी तो। और अब यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा कैप्टन सुपर कमांडर ध्रुव। यहाँ पे एक हमें दिखाता है कि एक शो चल रहा होता है रात में, और यहाँ पे एंट्री होती है शो स्टॉपर ध्रुव की। क्या सीन है, बहुत ज़बरदस्त। अपना ध्रुव बाइक से आता है, और ध्रुव आता है तो यहाँ पे हमें देखता है कुछ स्टंट वगैरह करना चाहता है, तो रस्सी टूटी रहती है, लेकिन ध्रुव तो अपना ध्रुव है, स्टार लाइनर फेंक के वो अपने आप को पकड़ता है, और एक ज़बरदस्त वाला स्टंट करके, और किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये कुछ हादसा इतना बड़ा हो सकता है। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि 4 कैरेक्टर आते हैं। अब गगन और विनाशदूत की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, गगन विनाशदूत की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, और ये 2 और कैरेक्टर हैं। अब यहाँ तक हो गया। फिर जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपर कमांडर ध्रुव जो है, अपना शो स्टॉपर ध्रुव है यहाँ पे, वो अपनी मम्मी के साथ, हर माँ जैसे अपने बच्चे को मतलब उस पर ख़तरा ना जाए उसके लिए बहुत डरती है, और वैसे ही उसको बोलती है प्यार से। पर ध्रुव तो अपना शैतान है, बोलता है मेरा तो आशीर्वाद आपके साथ है, मैं तो सब झेल लूँगा। तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा माँ और बेटे का सीन दिखाया गया है, जो हम सब की भी आंखों में आंसू ला देता है कहीं ना कहीं। हम सब इतने जुड़े हैं अपनी माँ से। फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, और नागराज जो है सो पता करने के लिए, फिर नागराज ना यहाँ से ध्रुव जो है वो निकल जाता है। और ध्रुव जो है सो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे ये सर्कस होती है ना, वहाँ पे ना रात में लोग गायब होते जाते हैं। तो ध्रुव सोचता है कि कौन गायब कर, तो उसी को पता लगाने के लिए वो अपनी बाइक से जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहली कॉमिक्स में जो क्रोध केतु कोबी है, वो अपने आयाम से आया था यहाँ पे, इस आयाम मतलब वहाँ से आयाम से नागराज के पास आना चाहता था, ताकि नागराज अपना यात्रा रोके। लेकिन अब इसके पे कुछ श्राप है, जिस श्राप की वजह से ना ये जैसे ही चांद के सामने आ जाता है ना, तो वैसे ही ना ये खूंखार बन जाता है, और इस पे इसका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, और इसको श्राप इसकी मम्मी के द्वारा दिया गया था, और इसने अपनी माँ का वध किया था। तो अब ये कहानी क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगी, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे ध्रुव अपनी माँ से इतना प्यार, और यहाँ पे
क्रोध केतु गोपी ने अपनी माँ को ही मार दिया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी आगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कपल होते हैं, वो अपने पर्सनल स्पेस में रहते हैं। उसी टाइम यहाँ पे कोई आदमखोर आता है। अब यहाँ पे देखने से लोगों को लगेगा ना कि ये आदमखोर कोवी ही है, ठीक है, यहाँ पे पहले इम्प्रेशन में। पर आगे देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो गगन विनाश दूत और ये दो लोग और ये लोग जो जाते रहते हैं, ये लोग को आवाज़ आती है और ये लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एंट्री ये इसको दिखाया जाता है कोवी को, क्रोध केतु कोवी आता रहता है। तो ध्रुव आके इसको अपनी बाइक से रोकता है और ध्रुव का ये बाइक तोड़ देता है। फिर इसमें कोवी का एक ताकत दिखाते हैं कि इसके पास कितनी ताकत है। इसने पूरे बड़े से पेड़ को उखाड़ देता है जिस पे ध्रुव होता है। अब ध्रुव तो अपना साना है वो आता है और वो किसी तरह कोवी को मतलब से बात करता रहता है। ये बोलता है कि मुझे नागराज तक पहुंचना ज़रूरी, और ये भी बोलता है ना कि मैंने उसको नहीं मारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन लोगों को कन्फ्यूज़न होती है ना, ये पुराने ये गगन विनाश दूत इन लोगों की कोवी ने मारा होगा, पर ये जो आदमखोर है ना ये कोई और है। ये कोवी के जैसा ही इसका हाथ लग रहा है पर ये कोवी नहीं है, ठीक है। तो यही वो जहाँ पे जस्टिफाइज कह रहा है कि मैंने नहीं उसको मारा, मैंने नागराज से मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लेकिन ये लोग तो बाद में आते, तो ये लोग समझते यही मारा हुआ, तो इस पर हमला करते हैं। इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, गोरिल्ला टाइप कैरेक्टर और इसमें। अब उसके बाद फिर ध्रुव देखता रहता है। फिर ध्रुव इन लोगों को बताता है कि ये नहीं मारा होगा इसको, अपना दिमाग लगा के, और फिर इसको रोकता है। और थोड़ी देर के लिए कुछ चांद होता है तो ये नॉर्मल थोड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है नॉर्मल हो जाता है। और फिर एक सेकेंड, हाँ तो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, लाइट को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चांद के सामने शायद थोड़ी देर के लिए चांद कुछ साइड होता है, ऐसा कुछ होता है, जो भी होता हो ढक जाता हो किसी चीज़ से, तो ये नॉर्मल होता है। तो ध्रुव बोलता है कि तुम फिर से वही रूप में आ जाओ, उसमें कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो ध्रुव बहुत अच्छा उपाय ढूंढता है, ठीक है, वो आगे बताया जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं ना कि यहाँ पे ये जो जिसने हमला किया था उस दो कपल पे उसका मांस खाने के लिए, उसको हम दिखाते हैं कि वो ना मांस खा रहा है और उसका कोई एक समझो उसका कोई लीडर है, और ये बोलता है कि तुमने इस घर का कानून तोड़ा है राइनो, तो इसकी गर्दन तोड़ दे, ठीक है। अब ये जो है, अब ये क्या दोनों का क्या सीन है ये अभी तक हमें पता नहीं चला है कि ये कैरेक्टर कौन है, क्योंकि ये कोवी तो है नहीं, ठीक है। कोई और कैरेक्टर होगा या पता नहीं क्या होगा, इस कोवी और भेड़िया का स्प्लिट अप होगा, किससे रिलेटेड कुछ होगा, ये अभी बताया नहीं गया। लेकिन ये इसको मना करता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कानून तोड़ रहे हो यहाँ का, किसी को मांस खाना यहाँ का कानून नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है फिर नगीना और इस पे। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा था पहले कि नगीना ना थोड़ी रोमांटिक जैसा हो रही है यहाँ पे नागराज के साथ, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, नगीना मंदरी खान छानते हुए भूत पे चल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे नागराज के हाथों पे प्यार से हाथ रखना, नागराज भी सोच रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उस तरीके से वो बोलती है, एक होता है ना एक अपना फीलिंग एक्सप्रेस करने का तरीका, मतलब इनडायरेक्टली जैसे होता है, तो वैसे यहाँ पे कर रही हैं वो। पर ये कितनी सातिर है नगीना वो तो हम सब जानते हैं। तो अब ये लोग जाते हैं, अब इसको बताती है कि हमको एंथोनी वगैरह से मिलना पड़ेगा, महाप्रेत, ये जो अपना है अंतहीन जिसको इस यूनिवर्स में कहते हैं। अब ये नागराज और ये आपस में आमने सामने आते हैं मतलब पहली बार। ये भी बहुत सुंदर सीन मुझे लगता है बनाया है हेमंत सर ने। और यहाँ पे इन दोनों का आते हैं सामने, और यहाँ पे दोनों का एकदम एंथोनी का भी मतलब ख़तरनाक रूप नज़र आता है, और नागराज भी अपना निकालता है, और इन दोनों में लड़ाई होने वाली होती है। अब इधर वही पाप अध्यक्ष में, फिर वहाँ से पाप अध्यक्ष में जो थोड़ंगा कहानी अपनी बता रहा था, तो अब वहीं से वो बताता है कि नागराज बिल में घुस गया, फिर गोरखनाथ ने उनको कुछ हौसला या जो भी हो शक्ति जो भी दी, और उसके बाद
नागराज जो है सो नॉर्मल हो गया। तो वही वो बताता है कि अगर वो गोरखनाथ ना होते तो नागराज को मैं छोड़ता नहीं। उसके बाद नागराज को इसको भेजते हैं ज्वालालोक में, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। अब इसको ना जो बाबा गोरखनाथ होते हैं ना, इसको ये भेजते हैं कि तुमको ना तुम तो जैसे नागराज तो शरीर के साथ है, तो वो तो शरीर के साथ ही लोगों से लड़ सकता है, वो आत्माओं से तो नहीं लड़ सकता है। तो गोरखनाथ इसको ज्वालालोक में भेजते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है, कि वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जो है सो जाके तुम सीखो कि आत्माओं से कैसे लड़ते हैं। उसके लिए उसको कोबरा घाटी भेजते हैं, सॉरी मैं ज्वालालोक बोल गया, कोबरा घाटी भेजते हैं, ठीक है, जहाँ पे महर्षि ज्वालानाथ जो है वो तुमको सिखाएंगे। तो ये जाता है वहाँ पे और यहाँ पे वो ढूंढता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक वाला सांप वहाँ पर रहता है, उसके अंदर उसको जाना पड़ता है। पर ये जाता है और वहाँ पे इसको द्वारपालक जो भी होता है वो उसको रोकता है, ठीक है। और फिर इन दोनों में लड़ाई होती है, पर जो भी होता है लड़ाई वगैरह होती है। और फिर ये जो है सो अपना नागराज उसको पकड़ लेता है, अपने अंदर में उसको कैद कर लेता है और फिर अपने शरीर में उसको ले आता है, क्योंकि वो भी तो सांप ही था ना, ठीक है। तो जो प्रहरी था वो सांप ही था, तो उसको अपने सांप रूप में आके, बड़ा रूप में आके उसको अपने अंदर में समा लेता है। फिर अंदर जाता है तो उसको अब मिलते हैं जो महर्षि ज्वालानाथ होता है उसका ये रक्षक होता है, 3 सिरों वाला सांप, ये बहुत भयंकर है। और ये रक्षक, इसका नाम है कोबराज, ठीक है, कोबराज होता है, वो उसको रोकता है, ठीक है। और इसके मतलब सेवक होते हैं, 6-7 सेवक होते हैं। और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा नागराज के नरकनासक नागराज के यूनिवर्स में इस पेज का, क्योंकि इसके जो सेवक होते हैं ना, पन्नाग होते हैं, दुशर्प हैं, दतांग है, घोड़ा पछाड़ है, घटोत्विष है, लुम्बू है, कैक्टस है, कोबरा है और वाइपर है। ये सब जो है ना इसके सेवक हैं, ठीक है। तो अब इसका आगे क्या रोल होगा मैं आपको जस्ट बताता हूँ थोड़े पेजेस के बाद, ठीक है। तो इसका कोबराज का ये सारा जो है सो वो है, तो इसको इसके साथ नागराज के साथ उन सबको लड़ना पड़ता है, पर नागराज उन सबको हरा देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि नागराज उसके साथ लड़ाई करके सबको अपने अपने तरीके से हरा देता है। और फिर नागराज आता है और लड़ते लड़ते इसको भी, कोबराग जो होता है उसको भी हरा देता है। तो अब क्या होता है कि जो होते हैं महर्षि जो होते हैं, ठीक है, वो जो है सो उसको नागराज को से बातें करते हैं और पता चलता है कि ओरिजिनल में नागराज ने इन सबको हराया तो था, पर नागराज ने किसी को मारा नहीं था। मतलब वो सब एक क्या कहते हैं नॉर्मल हुए थे। देख यहाँ पे लिखा हुआ, तुमने कोबराज और सब शक्तों को परास्त अवश्य किया था, परंतु उनकी मृत्यु हमारी मायाजाल था। तो इनका मायाजाल था, इसका परीक्षा ले रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो ये सब जिंदा हो जाते हैं और फिर महर्षि जो है सो इनको सिखाते हैं कि आत्मा को निकाल के कैसे तुमको लड़ना पड़ेगा अगर किसी से तुम लड़ पाओ, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते, और फिर जब नागराज जाने लगता है ना, तो मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा, तो ये जो 7 जो थे ना उसके सेवक, वो सारे 7 तो ना इसको ना गिफ्ट के रूप में देते। तो यहाँ पे क्या है कि अब इन सब की क्या क्या शक्तियाँ हैं वो थोड़ी बहुत तो नागराज के साथ लड़ाई के दौरान हमने देखी थी, पर ये 7 सर्प नागराज के सब सर्प है। तो नागराज को बहुत पावर दी गई है, एक तरह से नरकनासक नागराज को पावर बहुत दी जा रही है, ताकि क्योंकि अब नागराज ऑब्वियसली पहले से पावरफुल है और उसको अलग अलग तरह के सर्प देके पावर देना, हम त्रिमूर्ति को देख ही चुके हैं, तक्षिका और इन सब को। तो क्योंकि इसका नरकनासक नागराज भी बहुत पावरफुल होगा और इसका जो विलेन होंगे ना वो भी बहुत पावरफुल होंगे, क्योंकि थोडंगा के पास भी सिर्फ ताकत नहीं है, शरीर वाली ताकत नहीं है, या इसके 1-2 गुलाम नहीं है, इसके पास वुडू वाली भी ताकत है। तो इस तरीके से इस यूनिवर्स को ऐसे क्रिएट किया जा रहा है कि पावर जो है वो बहुत बैलेंस रहे। मतलब नागराज को बहुत पावर दी गई तो उसके विलेंस को भी दी जाए जो बराबरी का मुकाबला हो, और मज़ा भी आएगा। मुझे तो अच्छा लगता है कि जब सुपर हीरो को पावर दी जाती है और अलग अलग पावर का यूज करते हैं तो मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता होगा शायद। और उसके बाद फिर
हम देखते हैं फिर पापा अध्यक्ष की सभा में आती है कुछ, और यहाँ पे फिर अभी तक थोडंगा को बहुत हिंसक दिखाया गया था, और पता चलता है कि इसको कोई फीमेल जो विलेन है वो कुछ प्यार से पूछती है तो एकदम जैसे कहते हैं ना कि कि मतलब पिघल जाना। तो सख्त लौंडा था वो, पर यहाँ पे वो पिघल गया। तो ऐसा हुआ इसके साथ। फिर यहाँ पे बहुत फ़नी है कन्वर्सेशन यहाँ पे, ठीक है। देखिए, हे आपकी तो सारी गुस्ताखियाँ माफ़ है, भला गोरी गोरी जापानी गुड़िया को सवाल पूछने से कैसे रोका जा सकता है। तो ऐसा बोलते हैं वो। तो ये ऐसे आता है। फिर अगला में दिखता है कि नागराज जो है सो अब ये वहीं से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे नागराज को दिखाया जाता है कि नागराज जब आत्माओं से जूझ रहा था और उसको कोई रोक नहीं पा रहा था, वो उसको हरा नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे पता चलता है कि नागराज के पास अब वो शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो बाबा गोरखनाथ ये चीज़ जानते थे शायद कि नागराज इस तरह की चीज़ों में फंस सकता है कभी, तो इसलिए उसको ट्रेनिंग के लिए भेजे थे, है ना, वहाँ पे कोबरा घाटी में। तो यहाँ पे फिर नागराज आता है और उसी शक्ति का प्रयोग करता है वो, जो सीख के आता है आत्मा वाला। और ये वाला सीन देखियो, क्या आइकॉनिक सीन है ये, बहुत ज़बरदस्त सीन बना है। आई थिंक इनकी जो कलरिंग की गई है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त की गई है। सिर्फ हम चित्रांकन की तारीफ़ करें, पर कलर जो की गई है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो मुख्य पृष्ठ है और स्याहीकार है, चित्रांकन शब्द और डिज़ाइन है, रंग से भक्त रंजन इन्होंने बहुत अच्छी कलरिंग की है। मुझे लगता है बहुत अच्छे कलरिंग करते हैं ये, मैं इनका बहुत फ़ैन हूँ। मतलब जिस तरीके से मैं इस सीरीज़ में खासकर देख रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से इसको ऐसे दर्शाया गया, कलर अलग तरह करके, मज़ा आया। फिर ऐसे होती है, फिर नागराज देखता है कि नागराज के पास तो वो सब। अब देखो कैसे स्टोरी को शिफ्ट किया गया है कि देखो, एक तरफ नागराज को पहले दिखाया जाता है कि नागराज जब लड़ता रहता है, जब वुडू कर दिया जाता है, उसका जो जनरल जूजू होता है थोडंगा का, उसने कुछ वुडू करके और आत्माओं को कब्जा करके नागराज के पास भेजा था। तो नागराज उससे लड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो नागराज तो सीख गया। अब इसी तरह नागराज तो यहाँ भी तो लड़ सकता है ना एंथोनी के साथ। तो यहाँ पे वही दिखाया जाता है कि एंथोनी के साथ नागराज अपना आत्मा खोल के और फिर लड़ने लगता है। और ये भी मुझे सीन बहुत अच्छा लगा, मतलब ज़बरदस्त लगा ये। तो ये स्टोरी टेलिंग की एक ताकत जो होती है कि तीन चीज़ों को एक साथ मिलाया गया, आत्माओं वाला चीज़ों को। यहाँ भी एंथोनी के साथ नागराज वही आत्माओं के साथ लड़ाई करता है, और फिर अचानक से इसको जो है एंथोनी जो होता है ये महाप्रेत अंतहीन, वो उसको कुछ बताता है कि यहाँ पे आंखें खोलो और देखो। अब देखो ये यहाँ पे अचानक से फिर से राजनाग दिखता है इसको, ठीक है। जहाँ पे एक बार तोशी को दिखा था, पीछे हमने बात की थी पानी में, और यहाँ पे ऐसे दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करके आता है और राजनाग के बारे में उसको देखता है। फिर अब यहाँ पे आके पूछता है कि तुम आके, और फिर अब यहाँ से एंथोनी जो है वो उसको एक सफ़र पे ले जाता है जिसमें वो कहानी सुनाएगा। पर उसको शर्त रखता है ना कि एंथोनी की, तुम मुझे पीठ पे ही रखोगे, तुम पीठ से नीचे नहीं उतारोगे, क्योंकि अगर पीठ से ना, तो ये बरगद का जो पेड़ है इसमें वापस ही आके लटक जाएगा, तो इसको यात्रा फिर से शुरू करनी पड़ेगी नागराज को। तो इसको बोलता है कि तुम मुझे पीठ पे ही रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जंगल में कुछ भी हो, तो वो पीठ पे ही रखना होगा। तो नागराज उसके लिए तैयार हो जाता है। और नगीना को भी हम देखते हैं, और ये भी ये चीज़ बोलता है अंतहीन कि नगीना साथ, मतलब अकेले ये दोनों जाएंगे, क्योंकि ये चाहता है कि हम अकेले उसको पुरानी कहानी सुनाएं। तो ये नगीना को बोलता है कि मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ नागराज तुम्हारे साथ। इसका शर्त नागराज मान लेता है, और फिर ये लोग जंगल की तरफ निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा खूबसूरत सीन है इसका, हमें वो मिल जाता पोस्टर या स्टैंडीज़ बड़ी वाली, बहुत मज़ा आता, बहुत अच्छा सीन है। ऐसे सीन को चुनना चाहिए आई थिंक, उसके लिए स्टैंडीज़ के लिए, बड़ी स्टैंडीज़ के लिए बहुत अच्छा लगता। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से कहानी बैक साइड में जाती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि योद्धा का भी हो चुका है, उसको भी जन्म हो चुका है, और वो भी क्या कहते हैं उसको, रक्षा देवता स्वर्ग की रक्षा का सेनापति नियुक्त करके उसकी रक्षा का कार्यभार योद्धा के पास है। और यहाँ पे योद्धा की एंट्री हुई, यहाँ पे इसका परिरक्षक बोकाल की एंट्री हो जाती है। यहाँ पे हम अडिक की एंट्री देख लेते हैं, यहाँ पे अश्वराज की एंट्री
देख लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि नरकनाशक के यूनिवर्स में अभी तक तो इस कॉमिक्स में क्या है, नरकनाशक नागराज एक अंतहीन को दिखाया गया और शोस्टॉपर ध्रुव को भी दिखाया गया, फिर धनाधन डोगा को दिखाया गया, क्रूथ कोबी को भी दिखाया गया, अब योद्धा, उसके बाद परीक्षा बोकाल और इन सबको भी दिखाया गया, अश्वराज, अडिग। तो सब इसके भी यूनिवर्स में सारे लोग होंगे, इससे ये मतलब क्लियर कर दिया गया है हमें राज कॉमिक्स के द्वारा, नितिन मिश्रा सर के द्वारा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना अपना वो दिखाते हैं, फिर अपना राजनाग की स्टोरी की तरफ आते हैं और पता चलता है कि राजनाग था। और राजनाग, अब यहाँ पे एंथोनी बताता है कि राजनाग का जो है ना वो दोस्त था, ये परम मित्र अंतहीन पुराने जन्म में। तो अंतहीन जो है वो पुराने जन्म में नागराज का दोस्त था, तो इसका नाम राजनाग और ये अंतहीन, ये दोनों पुराने दोस्त हैं। तो यहाँ पे एक तरह से जो नागराज और ये जो मिलता है, ये दोनों का एक रिबाउंड है, एक तरफ से वापस से दोस्त से मिलता है। और फिर यहाँ पे हम महात्मा कालदूत का वही यंग रूप देखते हैं, बहुत पुराने टाइम का। और फिर यहाँ पे वो तैयारी चलती रहती है। विसर्पी ये बताता है अंतहीन नागराज को कि ये जो विसर्पी का स्वयंवर था, और विसर्पी बहुत खूबसूरत थी, सभी लोग चाहते थे वो, पर वो शायद राजनाग को मन ही मन स्वयंवर में देख के उसको पसंद करती है, और नागराज भी उसको पसंद करता है, राजनाग। तो फिर वहाँ पे राजनाग जाता है, सब लोग ट्राई करते हैं उस शिलाखंड को, ये जो शिलाखंड है महादेव का त्रिशूल और शिलाखंड से उसको निकालना था, जो निकालता वो पराक्रमी माना जाता और उसी से विसर्पी की शादी होती। तो यहाँ पे सब लोग सभा में कोशिश करते पर कोई नहीं कर पाता, और जब राजनाग निकालने जाता उसी टाइम वो आ जाता है और एंट्री हो जाती है तोशी की। जी हाँ, नागदस्यु तोशी की एंट्री हो जाती है और वो सीधा शिलाखंड निकाल लेता है। और यहाँ से मतलब एक ना नरकनाशक के लाइफ में एक अलग सा मोमेंट क्रिएट कर दिया गया कि तोशी को निकाल के उसको कर दिया गया कि वो उसका एलिजिबल हस्बैंड है, इससे तो ये प्रतीत होता है। और फिर नागराज बेचारा देखता रह जाता, राजनाग और विसर्पी, और ये भी बहुत खूबसूरत सीन है। अब देखिए जिस तरीके से कलर एंड इफ़ेक्ट की गई है ना इसकी, बहुत अच्छा काम किया है कलरिस्ट ने, भक्त रंजन ने, और जिन्होंने भी और भी कलरिंग की के साथ इफ़ेक्ट भी जिन्होंने किया, बहुत सुंदर है। देखो एकदम त्रिशूल लगता है जैसे बिजली कड़कती है। तो यहाँ पे आके ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ये नाग पर्व का रिव्यू था, और इसके बाद मैं तीसरा पार्ट आरण्यक पर्व का रिव्यू आप सबके सामने लेके आऊँगा। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए, पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।